मैम एक बार दोबारा आपको स्क्रीन शेयर और वो करना पड़ेगा। इस, मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लोर करती हूँ। स्क्रीन शेयर हुई क्या? नहीं नहीं मैम अभी नहीं। तो आप जैसे अब लोग जब आप एसओएल से बाहर चले जाओगे तो उसको डीएक्टिवेट कर दोगे, कौन देखेगा फिर से? आई थिंक अभी तो देखो इसका मोनेटाइजेशन विल डू, या अभी कुछ अभी ऐसा है नहीं। लेट्स सी। ओ गुड। मैं इसको पूरा आज थोड़ा डिटेल में देखती हूँ, फिर आप ये आइडिया लेकर ही यही आ जाओ इस पे, ताकि एसओएल भी इन्वेस्ट करे, मतलब इसको एक बड़े लेवल पे ले जा सकता है। जैसे अपनी वेबसाइट पे इसका लिंक देके कुछ कनेक्शन कुछ कर सकते हैं, तो मैं एक बार डिस्कस भी कर लूंगी। ठीक है, ओके। आना। ठीक है, जर्नीज में जाओगे ना, यहाँ पर आपको वो भी शो कर जाएगा, मतलब कौन कौन इसमें क्या क्या इंक्लूडेड में है। अच्छा ठीक है, मैं चेक करती हूँ। अच्छा, ये सब भी डाल रखा है। रिज्यूम बिल्डर वगैरह सारा कुछ है इधर। गुड गुड। जैसे बच्चे ना ये इसके अलावा एक और डाला था, जैसे कि हम पढ़ते हैं, लैपटॉप पे पढ़ना बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, कभी यूट्यूब पे शुरू हो जाते हैं, कभी इंस्टा पे शुरू हो जाते हैं। तो उस बच्चे ने ना स्क्रीन लॉकर भी डाला हुआ है। तो ये लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस के इनके ये वो लिंक्स होते हैं। यस मैम, जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हो रही है ना, सब्जेक्ट तो वाइज आप में आपको। तो आप इसमें मैनुअली एंट्री करते हो क्या? हाँ, डाउनलोड करने के बाद देयर इज वन पर्सन, वो उस पे वर्क करता है। उसने अच्छा बीसीए वगैरह का रखा है, तो हिज विद अस ओनली। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक्चुअली गुड। पूरी टीम है, 10 12 12 लोगों की है। तो वी आर ओह वर्किंग ऑन इट। गुड। तो आप इसे इस आइडिया को पुट फॉरवर्ड कर सकते हो उस आइडियाथॉन में। ठीक है। ओके। आ, चलो अब अपना शुरू करते हैं। सिक्स्थ, आप लोग भी कोई ऐप बना सकते हो या कोई ऐसे ही वेबसाइट ही बना लो। ठीक है, मैम मतलब कोई भी पर्पस टू सॉल्व कर। हाँ जी। ये वेबसाइट अभी ऑनलाइन है ना, मतलब स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं ना इसको? भाई बताना। हाँ हाँ, ये ऑनलाइन है भाई। ठीक है यार, गजब की चीज बना दी है। और इन्फॉर्म ये मार्केटिंग भी करो ना, कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो बच्चों को तो बताओ अपने। आपकी क्लास के बच्चों को ही नहीं पता, वो भी मैम वो बच्चा जो जो क्लास में आ रहा है। ग्रुप्स में है वहाँ तो हमने सब कुछ डाल रखा है, सोलमेट्स का जो ग्रुप है वहाँ पर अच्छा सारा अच्छा। कुछ है। इवन यहाँ पर चैट्स में भी समटाइम वी आर पुशिंग। एक काम करो, आप अपना फोन नंबर दो, ताकि अगर कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है, सो दैट आई कैन सेंड इट टू यू एंड यू कैन पुट दैट इन्फॉर्मेशन इन द ग्रुप्स। क्योंकि मुझे लगता है एमबीए के बच्चों को आधी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिलती नहीं है। मैं मेरे को हरिंदर को देती हूँ फिर मैं। किसको? हरिंदर जो रोलेक्स। ओके। या आर मैंने यू आपको कनेक्टेड? पर्सनली चैट पे डाला है। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। ठीक ठीक। है, अभी शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में बात कर रहे हैं हम। और बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब जो हमारा हम लोग बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री को या एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कन्फाइन ना होके इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है। अब क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस है, और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, वो देखना है। देखो, अब आपको एक बिजनेस मैनेजर की तरह सोचना है। कोई भी चीज ना आसान नहीं होती। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चीज होती है चेंज कम्स विद एन एंजाइटी। ठीक है, और हमेशा कोई भी आप चेंज लाते हो, सबसे ज्यादा अ, आपको प्रेशर अपना इंटरनल प्रेशर फेस करना पड़ता है, रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। हमने लास्ट चैप्टर में ये तो देख लिया कि आईटी की हेल्प से आप कैसे अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, डिफरेंशिएट करते हो, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स गुड सर्विसेज ला सकते हो, फोस्टर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हो, नए नए अलायंसेस क्रिएट कर सकते हो, सिक्योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद क्लाइंट सप्लायर्स, पुटिंग अप बैरियर्स टू एंट्री। इसका मतलब क्या है कि आप टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया ला दो कि किसी भी पर्सन को, जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसको वो सेम लेवल की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में सालों साल लग जाए। ठीक है। अब देखो, जैसे कि अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो जियो ने मेटा के साथ टाई अप किया है। क्योंकि मेटा, अभी आपको पता है कि अभी इंडिया में 5G भी अच्छी तरह से लागू नहीं हुआ है। ठीक है। अब आप ये मैम अभी देखो, तो 4G चल रहा है। एग्जैक्टली 4G ही चल रहा है बेसिकली अभी तक तो। देखो ये 1G होना, 2G होना से 2G होना कोई मजाक नहीं है। 1G में क्या हो रहा था, आप सिर्फ कॉलिंग कर पा रहे थे।
या बेसिक एसएमएस। फिर 2G आया। 2G में क्या हुआ कि आप वो जो हमारे पास बटन वाले फोन थे उस पे हम ज्यादा से ज्यादा जैसे इंटरनेट चेक कर लिया, ठीक है, वो भी बहुत ही बुरी तरह से चलता था। मेल, ठीक है, मेल चेक कर ली। अगर आप लोगों ने यूज किया तब आप शायद छोटे हो गए आप लोग सब, तो मतलब बहुत ही मैम बुरा तब हाल तो था। छोटे थे हम लोग। हाँ, हमने यूज किया है वो एक्चुअली। तो 2G यूज किया है। अच्छा। फिर 3G आया। जब 3G आया तो क्या हुआ, हमारे पास वो स्मार्टफोन आना शुरू हुए थोड़े थोड़े, ठीक है। ये और ये व्हाट्सएप आया, बेसिक जो वर्जन, सबसे पहला वर्जन। तो 3G मैम जैसे व्हाट्सएप क्या 3G में आया है? हाँ, 3G के ओके एंड में, मतलब ना, मतलब 3G में क्या हुआ कि हमारे पास स्मार्टफोन आना शुरू हुए जिसमें हमारे पास थोड़ी बहुत बेसिक बेसिक एप्स हुई। मतलब बेसिक ऐप मतलब बहुत ही बेसिक वाली एप्स, ठीक है। फिर जैसे जैसे 4G आया तो हमारे पास व्हाट्सएप आया, बड़ी सारी एप्लीकेशन, फेसबुक आ गया फोन पे, हम करते थे। ये मतलब ठीक है। तो ये सब चीजें 4G में आई, मतलब आपकी रेंज ऑफ एप्लीकेशन की, आपकी स्पीड बढ़ गई इंटरनेट की। आप तो इसलिए आपकी एप्लीकेशंस, आपकी डिमांड्स भी बढ़ गई, ठीक है। फिर हमारे पास वीडियो कॉलिंग 5G में आया तो हम लोग वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, सब कुछ, ये कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे, मीटिंग्स करने लगे, मतलब अब इंस्टाग्राम आ गया, मतलब। तो रेंज ऑफ एप्लीकेशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एप्लीकेशंस इंक्रीज्ड। अब जैसे 6G आएगा तो कहते हैं कि AR VR, जैसे जो मेटावर्स की जो होगी वो बहुत ही हाई स्पीड, मतलब आप क्लिक करोगे और वो फटाफट से जैसे 100 GB की फाइल भी क्विकली डाउनलोड, एक मूवी जैसे आप देखते हो अभी डाउनलोड करते हो, काफी देर लग जाती है मूवी को, सॉन्ग को भी डाउनलोड करने में। उसमें तो बटन दबाते ही आपका सारा का सारा मूवी डाउनलोड हो जाएगी, इतनी हाई स्पीड होगी। मैम अ, 6G में। हाँ जी। तो अब जैसे कि अब मेटावर्स की एप्लीकेशंस काफी इंक्रीज हो जाएंगी 6G में। तो अभी क्या हुआ है कि देखो, अभी जियो ने हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टाई अप्स विद माइक्रोसॉफ्ट भी, मेटावर्स भी, AI एप्लीकेशन जो है वो बढ़ जाएंगी। तो अब वो लोग इन टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट नया किसी बैरियर एंड को कंपटीटर को आने के लिए काफी इतना पैसा, लेवल का पैसा, इतना लेवल का टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस देना ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो रेजिंग स्विचिंग कॉस्ट, मतलब, और जैसे कि अब अभी तो हम क्या कर रहे थे, फटाफट से वोडाफोन छोड़ा, एयरटेल में आ गए, जियो में आ गए। लेकिन अब रेजिंग स्विचिंग कॉस्ट, कि अगर आपको दूसरे में स्विच करना तो आसान नहीं होंगी चीजें। तो इस तरीके से IT के वजह से आपने के थ्रू आपने ये सब इम्प्लीमेंट किया। देन मैक्सिमाइजिंग मैम इट्स इन्वेस्टमेंट, आपने मतलब अब मैंडेटरी हो गया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा IT रिसोर्सेज में। जैसे कि आजकल कोई बैंक एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसका ATM ना होता। अभी तो खैर ATM का जमाना भी चला गया है। तो एवरी बैंक, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो उसका, क्योंकि हर कंपनी का, हर बैंक का ATM हो रहा है तो आपको भी देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ATM भी क्या है, मशीन तो है, कंप्यूटर ही तो है वो भी। अब नेट बैंकिंग, फिर UPI। अब कोई भी बैंक जो नेट बैंकिंग प्रोवाइड नहीं करता, या मोबाइल बैंकिंग या UPI सपोर्ट नहीं करता, वो बैंक एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये सब बिकॉज ऑफ IT। यस मैम कि अब हम, तो कंपलसरी हो गया है सब पूरा। हाँ जी, अब देखो, अब ये जो हमें फ्री AI टूल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, नथिंग इज फॉर फ्री। इफ समथिंग इज फॉर फ्री देन इट मीन्स दैट यू आर द प्रोडक्ट। तो अभी हम हम प्रोडक्ट हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, AI टूल्स हमें यूज कर रहे हैं, हमारा डेटा से अपने आप को लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और पावरफुल बन रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जब हमें इतनी बुरी तरह से आदत लग जाएगी, खैर मेरे को तो आदत लगी गई है, हमें इतनी बुरी तरह से आदत लग जाएगी कि हम लोग उस, अभी ये सब पेड मॉडल पे आ जाएंगे। तो हमें उसका सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर मैं जो मैं रिसर्च के लिए और अपने प्रोफेशनल यूज के लिए AI यूज करती हूँ, मुझे कम से कम 2,000 रुपये महीना तो खर्चना ही पड़ेगा। मतलब एक तरह से मेरे लिए मेरा तो खर्चे बढ़ गए ना, जिसको मैं कम भी नहीं कर सकती, कटौती भी नहीं कर सकती, काम करना तो पे करना पड़ेगा। तो मतलब इट विल बी बिकम अ मैंडेटरी टूल। वो इस तरीके से हमें, जैसे अब आप, पहले मोबाइल फोन के बगैर हम बहुत अच्छी लाइफ जीते थे, लेकिन अब आपको पता है कि मोबाइल फोन की वजह से भी लाइफ खराब हो रही है, बट पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसे छोड़ दो। यस मैम क्योंकि मैम आजकल हर चीज तो मोबाइल फोन से ही शुरू हो रही है। तो नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ, ठीक है। उसी तरह अब ये यस AI मैम। टूल्स भी हो जाएंगे। अब जैसे हम इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, देखो अगर हम, आजकल जो है दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अगेन, because of improvement in technology as well as
ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मतलब आप कभी भी आप एक मतलब कहीं पर भी पहुंच सकते हो एक दिन में, विद इन Yes, 24 आवर्स। आप यूएस तक जो सबसे डिस्टेंट है, आप वहां पर भी 24 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है। तो अब हम एक बिजनेस को एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइन करके नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्लोबलाइजेशन करनी है अपने बिजनेस की, तो आपको डिफरेंट फैक्टर्स पे सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस को ग्लोबल कर रहे हो, तो आप कौन सा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करोगे, मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्लोबल स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या है, क्या बिजनेस को हेल्प करेंगे, क्या बिजनेस को चैलेंजेस करेंगे, कौन कौन से आपके राइवल्स होंगे। ठीक है, तो आपको ये सब सोचना पड़ेगा। अभी तक हम अपने एक पर्टिकुलर रीजन तक सोचते थे, अब आपको आजकल देखो, आजकल की कोर्सेज, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, फिर ये पब्लिक पॉलिसी इतनी फेमस क्यों हो गई है? क्योंकि आपको हर चीज के लिए अ, आपको मतलब आप सिर्फ अपने दायरे में रह के नहीं सोच सकते हो, आपको बहुत सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको इसमें स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए जो एक डायरेक्टेड उस फील्ड में ही सोचते हैं। देखो, जब आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो, यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज योर कंपनी टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। अपने पूरे ग्लोबल सेटिंग में आप अपने वर्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ठीक है, वे आप कौन से ऑपरेशंस कहाँ करोगे? जैसे अकाउंट, कौन कौन से बिजनेस ऑपरेशन होते हैं? मार्केटिंग, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन। correct. मार्केटिंग कहाँ करोगे? अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट कहाँ रखोगे? प्रोडक्शन कहाँ करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ रखोगे? हु विल बी द इंचार्ज ऑफ द सिस्टम? फिर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो होंगी वो कौन सॉल्व करेगा? कहाँ से सॉल्व होंगी वो सारी? तो ये सब चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में एक्चुअली डिस्कस भी करने वाले हैं। फिर उसके लिए देखो, अब आपकी कंपनी ग्लोबल जा रही है, तो आपको एक वेबसाइट तो मिनिमम चाहिए ही होगी। ठीक है, एक ऐप भी चाहिए होगी, और वो पूरी प्लानिट के लिए चाहिए, पूरी अर्थ के लिए चाहिए, Yes. सिर्फ एक जगह के लिए नहीं चाहिए। तो आपको ये सब सोचना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, ड्राइवर्स एंड चैलेंजेस। देखो, मैं अभी सिर्फ ना वही बात करती हूँ जो हमने अभी तक नहीं करी है। अब देखो, अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है ग्लोबली, ये इतना इजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर कंट्री का पॉलिटिकल कल्चर सब अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, दूसरी चीज, देखो, अब देखो, हर कंट्री और डेवलपमेंट के मामले में हर कंट्री सेम लेवल पे नहीं होती। देखो, स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक हब्स बन गए हैं चाइना, इंडिया, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया और ईस्टर्न यूरोप। जो लेवल एजुकेशन का और डेवलपमेंट का यहाँ पर है, वो हर जगह नहीं है। तो अब आप जब जी, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो, तो आपको हर एक को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले, मतलब हर एक को एक ही दायरे में सोचना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Global markets, consumer around the world are interested in buying similar items that are socially acceptable. मतलब हर चीज जो एक जगह पे एक्सेप्टेबल है, जैसे अगर आप बारबी डॉल्स भी देखो, अगर आपने बचपन में याद हो, जैसे जो अमेरिका में जो डॉल्स चलती थी, वो इंडिया में तो हम लोग तो ऐसे ही बेवकूफ है कि हम कुछ भी पसंद कर लेते थे। जो मिल जाता था हम उसी को अपना कल्चर समझ के एक्सेप्ट कर लेते थे, विच वॉज रॉन्ग। लेकिन आपको मालूम होगा शायद कि बारबी डॉल्स को सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट में कभी नहीं अपनाया गया, बिकॉज दे वर अगेंस्ट देयर कल्चर। तो अगर बाबी डॉल को अगर वहां पर आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको वहां की ड्रेसेस, वहां का कल्चर को स्टडी करना पड़ेगा, तब वो लेंगे। और आपको शायद पता होगा कि उन्होंने नहीं आने दी कभी ये डॉल्स, उन्होंने अपनी खुद की डॉल्स मैन्युफैक्चर करी थी, जो ठीक है, मतलब जो, तो हर कोई चाहता है कि हम ऐसी चीजों को ही एक्सेप्ट करें जो हमारे कल्चर और सोसाइटी के सिमिलर हो। तो अब अगर आपको अपना बिजनेस सब कंट्रीज में अगर एक्सपैंड करना है, तो आपको बहुत केयरफुली आगे बढ़ना पड़ेगा, हर कंट्री का समझना पड़ेगा सोसाइटी और कल्चर को। अब स्पेशली अगर हम बात करें, जैसे यूएस
में ना वो लोग क्या चाहते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट कि हमें जो आपको पता है कि मतलब अभी हम ये जो बुक है, जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, अगर आप 10-20 साल पहले की अगर बात करते हो तो यूएस वाज द मोस्ट, अभी भी है खैर, इज द मोस्ट एडवांस, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री, जो सबसे ज्यादा सुपर पावर है। तो यूएस के लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे वहां पे ज्यादा जो ड्रेस मटेरियल है, जो कपड़े हैं, वो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के होते हैं। लेकिन वहां के लोग अगर आप लिख देते हो मेड इन बांग्लादेश या मेड इन इंडिया, तो वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक से लगा, दे वांट थिंग्स मैम टू बी मैन्युफैक्चर्ड अमेरिकन लोकली। ना, हाँ जी, मैम हाँ बट जी बोलो। उससे भी एडवांस लाइक जापान आता है, मतलब थोड़ा सा तो वेरिएशन है दोनों में। जापान और यूएस में इतना ज्यादा ट्रेड रिलेशनशिप्स नहीं है। ठीक है, उनका जो मेजर जो चीजें हैं वो यहीं से आती थी। तो मतलब अब मैं यही बोल रही हूँ कि मतलब कहने का मतलब कि अगर आप, ठीक है, जीरो तो नहीं होंगे बट इतना ज्यादा नहीं है वहां पर। ठीक है, तो मतलब हर कंट्री का कल्चर और उनकी एक्सेप्टेंस डिफरेंट है, लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ग्लोबली कैसे एक्सपैंड करोगे? ठीक है, अब कुछ कंट्रीज होती हैं जो मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी हैं, प्रोडक्शन के लिए। अब जैसे कि अगर आप प्रोडक्शन की बात करो, आप सपोज अगर आपकी खुद की कंपनी है, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, पैन इंडिया आप काम करते हो, तो आप क्या करोगे? मारुति कार्स भी अगर इंडिया में बन रही हैं, तो अब आपने देखा होगा कि गुजरात में बन रही थी, वेस्ट बंगाल में उनका एक वो था, वेस्ट बंगाल से जब वो निकले तो टाटा सॉरी, तो इधर आए गुजरात में। तो मतलब फिर चेन्नई में होगी सपोज। ठीक है, तो क्यों है इन्हीं जगह पे कन्फाइन, क्यों आप कहीं और जाके प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जहां पर आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, जहां पर आपको स्किल्ड लेबर मिलेगी, आप वहीं पर ही अपना प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, सपोज जैसे गुजरात में प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए बॉम्बे बहुत अच्छा है, तो आप वहां पर वो डालोगे। ठीक है, अपना जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो बॉम्बे में रखोगे। ठीक है, अब मार्केटिंग के लिए सपोज दिल्ली बहुत अच्छा है, तो मार्केटिंग का काम आप दिल्ली को दोगे। तो हम इस तरीके से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कौन सी चीज किस चीज के लिए अच्छी है, और फिर वहां पर उसको डेलीगेट वहीं पर ही काम करते हैं। अब देखो, एक और रीजन भी है, आप प्रोडक्शन वहां करोगे जहां पर एक तो रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, स्किल लेबर्स मिल रही है, थर्ड आपकी मैम सब, लेबर के रेट्स भी चीप होने चाहिए ना। हाँ, और उसके बाद आपका सेल्स ज्यादा कहाँ पर है? देखो, अगर आपकी सेल्स से अगर दिल्ली में ज्यादा है और आप बना रहे हो चेन्नई में, ठीक है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के भी तो पैसा लगेगा ना। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा सेल्स होते हैं तो आप दिल्ली, यूपी या दिल्ली में ही आसपास बनाए। में ही, हाँ, मैन्युफैक्चर करो, ताकि कस्टमर को वो कॉस्ट एक्स्ट्रा ना, ट्रांसपोर्टेशन की एक्स्ट्रा ना पड़ जाए। तो उसी तरह ये जब आप ग्लोबल की बात कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपको रॉ मटेरियल, लेबर प्लस आपकी सेल्स कहाँ पर ज्यादा है, आप उसके हिसाब से रखोगे। सपोज अगर इंडिया में आपकी, इंडिया इज द हाईएस्ट कस्टमर बेस फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, यूएस की कंपनी है, अगर आप जाके उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में रखोगे, तो आपको हर मतलब आपको ज्योग्राफी भी समझनी है, आपको साइंस भी समझनी है, आपको मैनेजमेंट के हिसाब से भी समझना है, और आपको मतलब पॉलिटिक्स भी समझनी है, आपको हिस्ट्री भी समझनी है। तो आपको, आपका जो विजन है वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, आप ये मत समझो कि एमबीए की पढ़ाई करी और आपको इतना टॉप मैनेजमेंट पे पहुंच जाओगे। तो आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अब आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप क्या खरीदोगे वो चीज? आपको पता है कि हमारी दुश्मन कंट्री है, वहां लो जॉब्स ये वहां मिल रही हैं, डेवलपमेंट वहां हो रही है, और बेवकूफों की तरह पैसा हम दे रहे हैं, प्रॉफिट जा रहा है यूएस में। तो आप कभी भी वो चीज नहीं खरीदोगे नहीं अगर उसका मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में होने लग गया तो। पाकिस्तान। ठीक है, मैम तो वैसे भी अगर कोई भी चीज वहां पे बन रही है तो ज्यादातर मतलब इंडिया में मतलब पाकिस्तान की चीजें नहीं खरीदी जाती हैं। हाँ, मतलब वो तो देखो, अब गवर्नमेंट ने भी वो वहां से अब तो इम्पोर्ट, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां से बहुत सारे आइटम्स आना ही मना कर दिया, बट इवन ये इन नॉर्मल सिचुएशंस आप कभी भी नहीं खरीदोगे। तो आपको ये सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैम हाँ, मैम हाँ जी, जैसे चाइना है, अब हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने चाइना से भी मना कर दिया था कि कोई भी सामान इंडिया नहीं आएगा। हाँ, तो आपको ये सब चीजों की अगेन नॉलेज होना जरूरी है, कहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस देश से किससे क्या रिलेशंस हैं। ठीक है, तो मतलब ये सब चीजें
देखकर ही आप आगे बढ़ते हो, सोच स्ट्रैटेजीज बनाते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ मिस तो नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, लॉ, जनरल बिजनेस, लोकलिज्म ऑफ सर्विसेज इज डिसइंटीग्रेटिंग। मतलब यहाँ पे आपको लोकल सर्विसेज पे ही रिलाई करना पड़ेगा जब आप टेलीकम्युनिकेशन। अब देखो, अगर आप इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन एक्सपैंड कर रहे हो तो जियो ही चलेगा। अब देखो स्टारलिंक, आपको पता है स्टारलिंक है किसका, इलॉन मस्क का। स्टारलिंक क्या है कि आप सैटेलाइट के थ्रू वो दे रहे हो, इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हो, जो कि मतलब काफी अच्छा सर्विसेज मिलेंगी। तो वो अब इंडिया के क्या रूल है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी चीज नहीं बेच सकते हो, तो आपको किसी होम बेस्ड कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गए, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। आप अपनी नेटवर्क के लिए दूसरे पे कंट्री पे रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा कंट्री बंद कर देगा तो हमारे यहाँ पे इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, तो हम 100% रिलाई नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो लोग जो अब तो खैर मतलब वही ना, इंडिया तो हर चीज को एक्सेप्ट करके बैठ जाती है और अपने कल्चर को खत्म कर देती है। नेटफ्लिक्स पे पहले जब नेटफ्लिक्स शुरू हुआ था तो इंडिया में नेटफ्लिक्स फ्लॉप हो गया था, क्योंकि वहां पे जो वेब सीरीज या जो मतलब दिखाया जाता था वो हमारे कल्चर को एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, लेकिन अब तो इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज हाउस। ठीक है, फिर लेकिन ये नेटफ्लिक्स वैसे कहाँ का है, मतलब सब यूएस का ही है। फिर यूएस? ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो मेट्रो चल रही है वो जर्मनी से वो टेक्नोलॉजी आई है। बुलेट ट्रेन जो आई है वो जर्मनी से आई है, सॉरी जापान से आई है, बुलेट ट्रेन और ये मेट्रो ट्रेन। ठीक है, तो जो पहली लाइन थी, हम पहली लाइन जो इंडिया में दिल्ली में पड़ी थी, तो उसका क्या था कि पूरा जापान ने बनाई थी और उसका आज तक पैसा जापान को जाता था, उसने जो भी हमें लोन दिया था। लेकिन क्या हुआ, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई एक लाइन सीखने के बाद, जापान को जाने के बाद, स्पेशली जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब हम कॉलेज में थे तो इधर आई थी कश्मीरी गेट वाली उस पे। ठीक है, उसके बाद इतनी सारी मेट्रो यस लाइंस मैम, बनी। रेड लाइन है मैम, अब तो लाइक हाँ ड्राइवरलेस भी आ गई। जो पिंक लाइन है वो तो मे बी ड्राइवरलेस है। हाँ, तो अब क्या हुआ, इंडिया ने वो टेक्नोलॉजी ली और खुद डेवलप किया। अब वो सारा वो टोटली 100% इंडिया है। अब उसी तरह बुलेट ट्रेन जो बन रही है वो भी सारा जापान का पैसा लगा हुआ है। जापान दे रही है टेक्नोलॉजी। उसके बाद अभी बन रही है अहमदाबाद टू मुंबई, उसके बाद दिल्ली टू मुंबई भी, मुंबई टू हैदराबाद भी, ये सब जगह पे प्रपोज्ड है। यस मैम। ठीक है, तो अब बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम के लिए भी आप किसी और कंट्री को नहीं देते हो, वो इंटरनल नेशनल लेवल पे ही होता है। लॉ एंड जनरल बिजनेस, ये सब लोकलाइजेशन ही होती है। तो आप हर चीज को ग्लोबलाइज नहीं कर सकते हो, कई कई जगह पे आपको लोकल चीज को, चीजें लोकली ही चलेंगी। दूसरी चीज, एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम देखो, चाहे देखो अभी जो कंट्री, हमारी इकोनॉमी स्टेबल क्यों है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है। जब भी एक कोalition गवर्नमेंट बनती है और वो खैर कोalition गवर्नमेंट तो अभी भी है, लेकिन इट इज जो सेकेंड टर्म की गवर्नमेंट थी बीजेपी की, दैट वाज मोर स्टेबल देन द थर्ड। थर्ड क्यों, क्योंकि पहले उनके पास मेजोरिटी थी, कोई कम, अगर कोई पार्टी अपना ले भी लेगी अपना सपोर्ट तो भी वो गवर्नमेंट नहीं गिरती। लेकिन आज की डेट में जो गवर्नमेंट है, अगर एक भी पार्टी अपना सपोर्ट खींच लेती है तो गवर्नमेंट दिक्कत में आ जाएगी, मेजोरिटी गिर जाती है दिक्कत में आ मैम। जाएगी। तो जिस कंट्री की जो, अगर आपकी गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है तो वहां पर इकोनॉमी और वहां स्टेबल नहीं होती, वहां पे कैसे कंट्रीज स्टेबल भी हो? ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती। ठीक है, तो नहीं। ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक्स भी समझना पड़ेगा। मतलब वही, अगर आप मैनेजर हो तो आपका जॉब ज्यादा डिफिकल्ट है, एमबीए करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इट इज नॉट कि एसएलएम पढ़ा और हो गए, मतलब आपको सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए, स्पेशली जब आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो कि ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि बीच में हुंडई ने पढ़ा था ये वाला केस, हुंडई ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी थी या कुछ सपोर्ट किया था, याद है आपको? तो आ गया था बैन हुंडई, और हुंडई की कार की सेल्स कितनी गिर गई थी ये उस, है ना, अगर आपको याद हो तो ये 2-3 साल पहले की बात है। फिर
दूसरी फिर एक्चुअली ये हुंडई की ये सिस्टर कंपनी है ये किया। तो तभी ये किया आप Yeah. देखो, तब से उसी कुछ टाइम के आसपास से किया को इन्होंने प्रमोट किया और इंडिया में फिर हुंडई की सेल्स गिरती गई और किया की फिर थोड़ी बढ़ती गई। पर अब किया की गाड़ियां भी इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है, वापस अभी मारुति और टाटा ही ज्यादा चल रहे हैं ये और इन ये टोयोटा। yes. ठीक है, तो मतलब ये एक छोटी सी भी चीज, एक छोटी सी भी गलती पूरे ग्लोबल बिजनेस को वो कर देती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। देखो यहाँ पे और मैं वही साथ साथ पढ़ती जा रही हूँ कि कुछ रह गया हो तो मैं पॉइंट बताऊं। जैसे यहाँ पे रह गया, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस लीगल सिस्टम मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। ये तो पढ़ लिया हमने। देखो लैंग्वेज भी बैरियर है। अब देखो जैसे कई होता है, कई जगह टैक्स बहुत ज्यादा हाई है, कई जगह टैक्स अच्छा है। तभी जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, दुबई और सिंगापुर, ये मेजर सारी कंपनी मेजर यहाँ पे क्यों प्रेफर करती हैं अपना, हर बड़ी कंपनी आपको एक ऑफिस यहाँ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे टैक्स का बहुत आपको बेनिफिट मिल जाता है, सब्सिडीज मिल जाती हैं और फिर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अब जैसे दुबई इंडिया में भी सिंगापुर इन लोगों ने जैसे मोदी गवर्नमेंट ने ही गिफ्ट सिटी बनाई है अहमदाबाद में ही। आप एक बार देखना उसका, बहुत ही अच्छी स्मार्ट सिटी है जो आज मतलब इट इज द मैम वर्ल्ड्स कौन सी सिटी है वो? गिफ्ट, GIFT। गिफ्ट सिटी। हाँ, इसके बारे में एक बार पढ़ना। ठीक है, तो ये लोग अब इस तरीके से डेवलप, इंडिया में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब लैंग्वेज कौन सी रखें उसका भी बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप देख रहे हो कि ज्यादातर वैसे इंग्लिश इज नॉट द पॉपुलरली यूज लैंग्वेज। सबसे पॉपुलर लैंग्वेज पता है आपको दुनिया में कौन सी है? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं इस दुनिया में। हिंदी सबसे बोलते ज्यादा हैं मैम। हाँ, पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है पता है आपको? इट इज फ्रेंच। ओह, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स मैन। अच्छा, ये इंग्लिश बन गई है एज ऑफ अर्ली 2026, इंग्लिश बन गई है। और ये इंग्लिश बिजनेस के, ये देखो पहले इंग्लिश जो थी वो पीछे थी, हिंदी थर्ड नंबर पे आ गई है। ठीक है, पहले सबसे हिंदी पहले फ्रेंच थर्ड थी। पे है मैम। हाँ, पहले नहीं थी, ये अब चेंज हुआ है, फ्रेंच हो गई है, अब 5वें नंबर पे आ गई है। दो और वैसे, लेकिन बिजनेस के लिए इंग्लिश हमेशा मोस्ट पॉपुलरली यूज रही है। यस मैम। ठीक है, तो अब हर लोग लेकिन इंग्लिश नहीं, जैसे मतलब चाइनीज है, दे आर वेरी पर्टिकुलर कि उनको अगर कोई सिस्टम चाहिए तो इट हैज टू बी इन चाइनीज लैंग्वेज, मैंडरिन। ठीक है, वो इंग्लिश को नहीं सपोर्ट करती। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंग्लिश को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो अब ये भी एक दिक्कत है कि तो कौन सी लाइक मैम, लैंग्वेज में करें। लाइक पीपल हु आर वर्किंग इन लाइक इन्फोसिस बेसिकली, अगर चाइनीज है तो लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग इन, तो लाइक मुझे चाइनीज भी आनी चाहिए सो दैट कि मैं वहां से इंटरेक्ट कर पाऊँ उनके। दे आर वेरी रिजिड अबाउट देयर लैंग्वेज। ये यहाँ तक कि इस रिजिडिटी के लिए तो जर्मन भी बहुत वो है कि उनको इंग्लिश आती है, उनको फ्रेंच भी आती है, लेकिन वो जर्मन तो में बट ही लाइक बात बोलते करेंगे। नहीं है मैम वो। as of now, like India also working on Japanese हाँ what should I say, projects and हाँ, other things. जापानीज की काफी ज्यादा आजकल वो PhD के लिए भी आया था। और क्योंकि जापानीज में हमने पढ़ा है कि वहाँ जापान में मतलब अभी ज्यादातर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो अभी ओल्ड एज में है। जैसे इंडिया में अभी सबसे ज्यादा यूथ है इस वक्त, तो जो जापान है सबसे ज्यादा ट्रस्ट और रिलाई करता है इंडिया में। और जापानीज आर कमिंग टू इंडियन यूनिवर्सिटीज टू हायर, उनको वहाँ पे फर्दर ट्रेनिंग और एजुकेशन और जॉब्स के लिए लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट जापान में बहुत सारी वो है अभी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। Yes, ma'am. बट जापान में थोड़ा सा वही है कि वेजिटेरियन खाने का अभी अब वहां पर भी इतना नहीं है, बट थोड़ा प्रॉब्लम है। Ma'am, like likewise, most of the like even India is like trying to establish their like
Western universities in India, like foreign हाँ universities, so that like हम्म people of India, like they become more skilled. And like nowadays people are not like very keen towards for the CBSE board, like they are sending their child हाँ to ICSE, IB board, IGCSE. These kinds of boards सबसे are ज्यादा established या in, हाँ yes, पीपल आर लुकिंग even फॉर ki आईबी बोर्ड हाँ बट IB उसके स्कोर्स कम International है Baccalaureate, yeah. So that boards हाँ are most even like we see Cambridge, we see Oxford, हम्म और आप yes. अगर देखोगे तो इनका क्या है कि पहले इंडिया में आप लोगों को पता है गुरुकुल सिस्टम था जहां पर बच्चों को खेल मतलब क्लासरूम्स तो होते ही नहीं थे खुले में पढ़ाते थे और बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कोई एग्जाम नहीं होते थे yes, ठीक है इन लोगों ने आकर हमारे सिस्टम चेंज किया हमें जबरदस्ती क्लास में एग्जाम के बंधन में बांधा बुक्स हो कॉपीज हो टाइम टेबल हो इसे और अब आईबी का क्या है आईबी में आपको वही गुरुकुल सिस्टम ही है कि बच्चों को बुक्स और कॉपीज से कम उनके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं डाला जाता उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सिखाया जाता है और आईबी सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा अच्छा वो माना जाता है और है भी और इंडिया में लेकिन आईबी के स्कूल्स बहुत कम है और बहुत दूर दूर मतलब वो 5 स्टार स्कूल्स I'm ही हैं जो like आईबी that are देते हैं only ना, like बट एग्जाम्स international तो उस टाइम पे भी schools. थे ना, आप जो गुरुकुल का एग्जांपल दे रहे हो, हाँ बट जी वो मतलब इस टाइप के, मतलब ये वाले एग्जाम नहीं कि हमें कॉपी पे कुछ लिखना है, लाइक द फिजिकल एग्जाम्स, कि आपको कुछ करके दिखाना है, या फिर लाइक आपको कोई भी टास्क दे दिया, आपको टास्क कंप्लीट करना, दैट काइंड ऑफ एग्जाम होना ना। हाँ जी मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड ना कि हम्म, ये रट्टाफिकेशन बेस्ड करेक्ट। और वो भी आपके मतलब ऐसा नहीं था कि हर गुरुकुल में हर चीज सिखाई जाती थी कुछ लोगों गुरुकुल्स में सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस होता कुछ मेटलर्जी पे होता था मतलब जो भी आपका डोमेन है आप उस हिसाब से वही पढ़ाई करते थे बस ये हम तो वही हो गए कि मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात कुछ भी नहीं आता हमें देखा जाए तो लाइक वो फॉरेन जो अपने चल रहा है ना, जैसे आप किसमें, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, आपको उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। इट्स नॉट हाँ लाइक जी दैट यू आर Ma'am, लर्निंग ईच like एंड एवरीथिंग। basically what I see, like most of the Indians are in USA. If like they come back to India, then India will change around approximately 360-degree. If see, हम्म, because like they are working, Indians are working in USA. हाँ एक्चुअली मेरी ये जो फ्रेंड है मैं उससे बात कर रही थी वो कह रहे थे कि हम इंडिया आके ना मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम करेंगे भी क्या मतलब Like जिस see, like टेक्नोलॉजी पे वो ma'am, काम कर even my रहे हैं cousins are working there. So like they what they told ki like उनको कुछ नहीं आता. Americans they doesn't know. हाँ उनको कुछ नहीं पता. मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंडियंस. इंडियंस उनको काम करके देते हैं तो उनका पूरा सिस्टम चलता है. हाँ तो मेरे बच्चे भी यही बताते हैं कि मैम हम वहां जाके ना हम वो बच्चे वो कर रहे थे डिस्कशन लैंड मैन वैन में डिफरेंस क्या होता है जो हम 6 7 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे इंडिया में तो हम तो कहते yes. हैं मैम चुप ही होते हैं वहां पर कि क्या ही बोले इनको उसके लिए भी तो बुरा हाल है हम्म चलो इस पे आगे चलते हैं अप्रोचेस टू बिल्डिंग ग्लोबल बिजनेस तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज देखो यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं ट्रांसनेशनल फ्रेंचाइजर और मल्टीनेशनल ये सब हम टर्म्स पढ़ते हैं लेकिन इसके मतलब सुनते हैं लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि फर्क क्या होता है एंड डोमेस्टिक एक्सपोर्टर ये चौथा है ठीक है अब देखो तेरा 3 टर्म्स जिसके बेसिस पे आप ये चीजें समझ पाओगे सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है सेंट्रल इन सब कुछ एक ही जगह पे है जैसे सपोज इनसाइड द होम कंट्री देखो आप ये जितना भी ये देखो ये माइक्रोसॉफ्ट है गूगल है ये सब इनका का सारा जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है यूएस में हम सब सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं हम इनकी सर्विसेज में यूज कर रहे हैं लेकिन हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं इनका सब कुछ दीज आर सेंट्रलाइज्ड Yes. कंपनीज डिसेंट्रलाइज ऑपोजिट है डिसेंट्रलाइज मतलब फैला हुआ है जैसे टू लोकल फॉरेन एंटिटीज हर जगह मतलब अलग फैला हुआ है जैसे एक जगह नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है ठीक है जैसे अगर आपका जैसे कि अगर आप जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपका जो बिजनेस है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड वहां बैठता है अकाउंट सारा मुंबई में हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सारी इधर हो रही है सेल्स इधर हो रही है मार्केटिंग उधर हो रही है तो इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज क्योंकि सारे मल्टीपल जगहों पे आपका बिजनेस फैला हुआ है और हर Yes. जगह इंपॉर्टेंट है ऐसे नहीं है कि सारा का सारा फोकस वहीं पर है एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं इक्वली इंपॉर्टेंट है तो दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड कि कोई एक बॉस नहीं है एवरीबडी इज द बॉस ठीक है Yes. लास्ट है कोऑर्डिनेटेड ऑल यूनिट पार्टिसिपेट एज इक्वल ठीक है
अब इसका एग्जाम्पल, इसमें इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रलाइज में देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर आपकी जो कंट्री है, होम कंट्री में ही फाइनेंस होता है, होम कंट्री में प्रोडक्शन होता है, होम कंट्री में से ही सेल्स मार्केटिंग जाती है, आपका बस आप सामान डोमेस्टिक वो एक्सपोर्टर की तरह जैसे आप मतलब अपना सामान से बाहर बेच रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो सारा उनका डोमिनेंस एक ही जगह पे है। एक बार ये पढ़ सकते हो सेंट्रलाइजेशन। ये देखो, आपका सारा जो मेन काम है वो होम कंट्री में ही हो रहा है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ये सारा का सारा आपका एक ही जगह पे हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज कंट्रोल। ये ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल में क्या होता है कि जैसे कि अभी मल्टीनेशनल हम कहते हैं कंपनीज, सॉरी, मल्टीनेशनल कंपनीज है, मतलब ये किसी और देश की कंपनीज हैं जो हमारे देश में आके अपना सामान बेचते हैं। अब जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें, एक सेकेंड, इसका कहाँ प्लस है, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग अलग अलग जगह पर हो सकती है, लेकिन ये इनका जो फाइनेंस होता है वो सिर्फ अपनी होम कंट्री में होगा, बाकी सारा आप काम कहीं पर भी कर लो, ठीक है। जैसे कि अगर आप टोयोटा का भी देखो, इट इज एन एमएनसी, ये जापान की है ना मेरे ख्याल से टोयोटा। तो मैन्युफैक्चर इंडिया में भी हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर इंडिया में सेल करने तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है और सेल्स इंडिया में हो रही है, ठीक है, इंडिया की कंपनी के लिए। और ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आसपास, अम, ठीक है। मार्केटिंग इंडिया के लिए, मार्केटिंग इंडिया में ही हो रही है, ठीक है। अगर आपको सपोज बेच रहे हो से सिंगापुर में, तो सिंगापुर की सेल्स, मैन्युफैक्चर सब वहां हो रही है, ठीक है। तो अब आप जैसे एप्पल के आईफोन की भी बात करो तो इट्स एन एमएनसी। अब इंडिया में अभी 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 क्या हुआ, पहले वो क्या कर रहे थे कि यूएस में ही बनता था और हम खरीदते थे बस, लेकिन अब क्या हुआ है, अब यूएस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी हो रही है आईफोन की, और इंडिया में लोकल सेल के लिए तो हो ही रही है, इंडिया से आईफोन बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल स्ट्रैटेजी, जहां पर वो कह रहे हैं प्रोडक्शन, सेल्स कहीं पर भी करते रहो, ह्यूमन रिसोर्सेज कहीं पर भी करते, मतलब एचआर टीम कहीं पर भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनेंस हमारे हाथ में रहेगा सारा। तो फाइनेंस ठीक है, दिस इज द ये मेन डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये मैकडोनल्ड, केएफसी हो गए, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि आप प्रोडक्शन भी बाहर करो, क्योंकि अब देखो, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, स्पेशली द फूड आइटम्स। तो ये अब अगर आपको फ्रेंच फ्राइज बेच रहा है मैकडोनल्ड, तो आलू वहां से नहीं लेकर आएगा यूएस से, क्योंकि वो पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा जब तक वो वहां से आएगा और बनेगा। तो आप सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंडिया में करो, लोकल करो, और सेल्स मार्केटिंग आप सब कुछ लोकल के हिसाब से ही करो। मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था, जब मैकडोनल्ड और केएफसी इंडिया में आए थे आज से 20 साल पहले, तो ये बुरी तरह से पिट गए थे, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के लिए स्नैक्स का मतलब या जंक फूड का मतलब होता था कि हम लोग, जैसे अगर नॉर्थ इंडियंस हैं तो हमारे लिए कुछ चेंज चाहिए, तो हम लोग डोसा खाना पसंद करते थे या ये साउथ इंडियन खाना पसंद करते थे, जो कि हेल्दी भी हुआ करते थे एज कम्पेयर टू आजकल के जो स्नैक्स हैं। हम लोग जैसे जाते थे कि हल्दीराम पे जैसे चले गए, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या पसंद करते, छोले भटूरे खा लिए हमने, दही चाट, भल्ला पापड़ी, गोलगप्पे, हमारे लिए ये सब स्नैक्स हुआ करते थे, हम लोग बहुत खाते थे। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे फिर सबवे आया, मैकडोनल्ड आया, केएफसी आया, और आप ये देखो कि जब से आया है तब से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो हमारे इंडिया के हिसाब से है ही नहीं, हम लोग कुछ और प्रेफर करते थे। तो जब केएफसी आया वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि केएफसी के जो ये लोग सर्व करते थे उसमें बीफ हुआ करता था। जब इंडिया के लोगों को पता चला कि इसमें बीफ है तो ऑब्वियसली उन्होंने इसको बॉयकॉट किया। जब जब मैम बॉयकॉट बीफ किया, मैम हाँ जी, मैम बीफ का क्या मतलब होता है? गाय का मांस, ठीक है। तो अब मतलब उन्होंने गलती क्या करी कि उन्होंने इंडिया का कल्चर या बैकग्राउंड को नहीं समझा कि हम यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो हिंदू हिंदू लोग हैं और वो लोग बीफ को नहीं खाते हैं, ठीक है। आजकल की डेट में बहुत सारे हिंदू लोगों को जानती हूँ जो बीफ खाते हैं,
लेकिन 20 साल पहले की बातें कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ये स्टडी, बैकग्राउंड स्टडी नहीं करके आए थे। जब स्पेशली 91 में जब हमारा वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जब उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन, इंडिया वाज ओपन फॉर एमएनसीज, और तब ये लोग उसके बाद 90 लेट 90s में आए, तो उन लोगों ने तब नई नई एमएनसी का कल्चर आया था, तो उन लोगों ने इंडिया की मार्केट को स्टडी नहीं किया था, इसलिए बुरी तरह से फेल हो गए। फिर जब फेल होने के बाद उन्होंने देखा कि हम इंडिया में क्यों नहीं, हम इतना खराब क्यों करा, तब उन्होंने जाकर अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया, और फिर ये स्पेशली उन्होंने मार्केट किया कि इसमें अब ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे केएफसी अगेन स्टार्टेड डूइंग वेल, और अब इंडिया में केएफसी बहुत अच्छा करता है। देन इवन मैकडोनल्ड फेल हो गया था, क्योंकि हम लोग मतलब हम लोग तो एक तो फ्राइड, आई मीन मैकडोनल्ड की प्रॉब्लम क्या थी कि जो उसका जो टेस्ट था वो इंडिया की मार्केट के हिसाब से नहीं था। ठीक है, अब देखो, लेकिन फिर मैकडोनल्ड भी फेल हो गया था। फिर उसने जब अपना सीखा इंडिया का कल्चर, क्या हम क्या स्पाइसेस खाते हैं, कितने अमाउंट में स्पाइसेस खाते हैं, फिर उसने अपना चेंजेस लाया, और फिर मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट्स ने सेल्स पकड़ी। और इवन आज की डेट में भी अगर देखो कि अब क्या करते हैं, मैकडोनल्ड ने स्पेशल कुछ ऐसे बर्गर्स बना रखे हैं जो इंडिया में ही मिलते हैं। ठीक है। और फिर स्पेशली जब नवरात्रे आते हैं, तो वो लोग स्पेशल इस तरीके के प्रोडक्ट ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आप फास्ट में भी खा सकते, मतलब इस तरीके से वो लोग मार्केट तो करते हैं। ठीक है। तो ये फ्रेंचाइजी हो गए कि आप सब कुछ आप डोमेस्टिकली करोगे, आप एचआर भी डोमेस्टिक करोगे, मतलब क्योंकि आप जैसे अब आप मैकडोनल्ड में देखो, जो लोग काम करते हैं वो कोई यूएस नहीं हायर कर रहा, वो आप लोकली सारा काम लोकली करोगे। तो इट इज फ्रेंचाइजी बेसिकली उस जगह पे ज्यादा प्रेफरेबल होती है, उन जगह पे जहाँ पे हमारे पास पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। जो लास्ट सबसे अच्छा होता है, जो एक आइडियल चीज होती है जिसको इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल होता है, वो होता है ट्रांसनेशनल। ट्रांसनेशनल का मतलब होता है कि ट्रूली इंटरनेशनल, ट्रूली ग्लोबल। जैसे कि अगर आप ग्लोबल की बात करो, सपोज अगर आपको पता है कि जैसे टैक्स और अकाउंट्स के लिए सिंगापुर बहुत अच्छी है, तो आप वहां पर अपना डिपार्टमेंट रखो। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, आपको आपको पता है टेक्नोलॉजी वाइज जर्मनी बहुत अच्छा है, तो वहां पर कर लो। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर अगर आपको जो अब आप यूरोप में क्यों करोगे, क्योंकि जर्मनी है, और वहां पे सपोज यूक्रेन में आपके पास वो मेटल्स, यूएस क्यों वहां पे रेयर अर्थ मटेरियल्स बहुत ज्यादा है यूक्रेन में, तो आप वहां पर मैन्युफैक्चरिंग आसपास करो। ठीक है। तो मतलब इस तरीके से फिर अगर आपको सेल्स के लिए और मार्केटिंग के लिए इंडिया बहुत अच्छा है, तो वो काम इंडिया को दे दो। ठीक है। मतलब जो जिस काम के लिए अच्छा है उसको वो काम दे दो, एंड एवरीबडी इज इक्वल। तो ये होता है ट्रांसनेशनल, जो जिसमें सब को इक्वली ट्रीट करोगे। या फिर आप एक ऐसा काम कर सकते हो कि आप लोकल हेड बना दो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को आपने बना दिया साउथ ईस्ट एशिया का हेड। ठीक है। आपने साउथ एशिया का हेड सपोज इंडिया बन गया, ईस्ट एशिया का हेड सपोज से सिंगापुर बन गया, वेस्ट एशिया का हेड सपोज चाइना बन गया। ठीक है। इस तरीके से आपने अलग अलग, फिर यूरोप का हेड सपोज से जर्मनी बन गया। ठीक है। इस तरीके से आपने हेड्स बना दिए। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रूली ट्रांसनेशनल। लेकिन इसमें दिक्कत वही होती है कि नेबरिंग कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर। अब फिर देखो, जब अगर आप एक ग्लोबल बिजनेस बना भी रहे हो, तो आपको अब ग्लोबल वो भी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब वो भी बनाने में बड़ी दिक्कत है। उसमें क्या दिक्कतें हैं, अब वो देखते हैं। देखो, अब इसमें भी ना डिफरेंट डिफरेंट तरीका, अगर आप सेंट्रलाइज कर रहे हो सारा, ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होगा। अब देखो, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हो, तो उसमें दिक्कत क्या है, पहले वो देख लेते हैं। वो मेरे ख्याल से भी आगे आएगा, लेकिन मैं अभी यहीं बता देती हूँ कि वो एक तो लैंग्वेज का, कौन सी लैंग्वेज में रखोगे। तो खैर, अब आजकल तो एआई की वजह से ऐसी हमारे पास फैसिलिटी है कि आप सीधा उसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करो, वो पूरी वेबसाइट पूरी इंग्लिश में हो जाएगी। मल्टी लैंग्वेज, इंडिया में तो हो गया, मल्टीलिंगुअल सिस्टम्स बनने चाहिए कि कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, उसमें सारा सिस्टम आ जाएगा। यस ठीक है। मैम।
फिर मैम उसके बाद मोबाइल फोन में भी होता है, जैसे कीबोर्ड में, हाँ जैसे कीबोर्ड होता है ना, उसमें भी आप पूरा कीबोर्ड हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हाँ जी, तो ये पहले ये सब फैसिलिटीज नहीं थी, तो पहले बहुत हैं। ज्यादा बड़ा इशू था, लेकिन अब कंपैरेटिवली इतना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज जो कलर स्कीम होते हैं, देखो कुछ कंट्रीज में ना बहुत ही मतलब वाइब्रेंट कलर जैसे जटैक कलर्स प्रेफर किए जाते हैं, कुछ में सटल कलर्स जो बहुत ही मतलब सोबर कलर्स को प्रेफर करते हैं। तो अब आप अपना अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हो तो कलर स्कीम कौन सी रखोगे? ठीक है, लैंग्वेज कौन सी रखोगे? फिर अब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अब अगर आपने बहुत ज्यादा एआई वगैरह यूज कर दिया या एनिमेशन यूज कर दी, तो अब कई कंट्रीज में ऐसा है कि कई कंट्रीज में तो इंटरनेट ही नहीं चलता, इंटरनेट की फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और सपोज इंडिया में ही अगर आप देख लो, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई, क्योंकि सपोज जो बच्चे रूरल एरियाज में थे या वहां डेजर्ट पे में मैम रहते थे, इंटरनेट पहाड़ों पे, अच्छे से नहीं वर्क कर रहा था, इसलिए। हाँ, तो बहुत कट कट की आवाज आती थी, कहीं तो बिल्कुल ही कनेक्टिविटी नहीं थी इवन। यस मतलब मैम। बाहर का छोड़ो, मतलब अगर जैसे कि अगर लाइट नहीं है, अगर सिर्फ मोबाइल फोन का डेटा डेटा मिल रहा, मोबाइल डेटा मिल रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा होता था, तो हम तो खुद ही क्लास दिल्ली में बैठ के ही क्लास नहीं ले पाते थे। यस तो मैम, देखिए, बड़ी दिक्कत आती थी। तो अभी इंडिया जैसी कंट्री में भी हाल, आप ये सोचो कि बहुत सारी कंट्री, सपोज स्पेशली अफ्रीका और एशिया की कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ही बुरे हाल हैं, इंडिया से भी गए गुजरे हैं। तो ऐसी अब आप अगर एनिमेशन वगैरह कोई अच्छी बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हैवी वेबसाइट बना दोगे, तो वहां तो वो एप्लीकेशन खुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यस आप कस्टमर्स लूज कर दोगे। और अगर आप बहुत ही बेसिक मिनिमम सी वेबसाइट बनाओगे, तो एडवांस कंट्रीज जैसे कि हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी सेवी हैं, तो हमें तो लगेगा यार क्या बकवास सी वेबसाइट है, तो कंपनी भी बेकार सी होगी, हमारी तो माइंडसेट ऐसी है ना? तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत रहती है। मैं वही अब देख रही हूँ, कुछ रह तो नहीं गया। एक सेकेंड, ये पेज। तो जब आप ग्लोबल स्ट्रैटेजी बना रहे होते हो, देखो, तो आपको क्या करना चाहिए शुरू शुरू में? जैसे अगर आप कंपनी में हो और आप कंपनी को सजेस्ट करो कि हमें ग्लोबलाइजेशन में जाना चाहिए, मतलब तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपको कैसा ग्लोबल बिजनेस करना है। आपको ट्रांसनेशनल करना है, फ्रेंचाइजी चाहिए, या सेंट्रलाइज कंट्रोल चाहिए, डोमेस्टिक एक्सपोर्टर ही बनना है बस? डोमेस्टिक एक्सपोर्टर मतलब हम डोमेस्टिकली सब कुछ बना लेंगे, बस हम लोग दूसरों को सामान बेचेंगे, कैसा वाला बनना है? अगर आपको ट्रांसनेशनल बनना है तो कहाँ पर आइडेंटिफाई करो, कहाँ पर क्या आप कौन कौन से बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो आपको करवाने हैं, कौन सी कंट्री को कौन सा काम सौंपोगे, कहाँ पर क्या काम अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें सोचनी है। इनिशियली आपको क्या करना चाहिए आइडियली, कि आपको ज्यादा से ज्यादा जब स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको मिनिमम काम बिजनेस प्रोसेसेस ही ऑफर करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो आप शुरू शुरू में सिर्फ थोड़े बहुत बिजनेस प्रोसेसेस को फ्लोट करो, धीरे धीरे एक्सपैंड करो, समझो बिजनेस को। ठीक है, धीरे धीरे एक्सपैंड करने का मतलब यह है कि आप पहले ज्यादातर काम खुद के पास रखो, धीरे धीरे दूसरी दूसरी कंट्रीज को काम दो, उनको मॉनिटर करो, और फिर चीजों को एनालाइज करने के बाद ही आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पहले कोर बिजनेस को वो करो, शॉर्टलिस्ट करो कि कौन से देने हैं, कौन सा अपने पास रखोगे। ठीक है, अगर आपने कोई बिजनेस देना है तो कौन कौन से 10, जैसे आप ये लिस्ट बना लो, कौन से टॉप 10 बिजनेस प्रोसीजर्स हैं, शॉर्टलिस्ट कर लो कि कौन कौन से पे काम करना है अभी ग्लोबलाइजेशन में जाने के लिए। अपने सेंट्रलाइज्ड क्या क्या रखोगे, अपने अंडर क्या क्या काम रखोगे, और दूसरी कंट्रीज को क्या क्या काम दोगे, कौन सी कंट्री किस काम के लिए अच्छी है। ठीक है, तो आप ये सब चीजें देखोगे, फिर मैनेजमेंट को रिपोर्ट दोगे, और पूरा उसके एडवांटेजेस बताओगे कि जो आपने स्ट्रैटेजीज बनाई है वो क्यों है, आपको पूरा जस्टिफिकेशन देना होता है। तो अब देखो,
वो क्या कह रहे हैं अब इसके लिए? सबसे पहले तो आप शुरुआत में सारे बिजनेस प्रोसेसेस को चूज करने के बजाय कॉमन यूजर रिक्वायरमेंट, जो सबसे ज्यादा कॉमन बिजनेस प्रोसेसेस हैं, उस पे फोकस करो। ठीक है, अब जैसे अगर आप सपोज जैसे एलन सोली जब ब्रांड आया था, या मार्क्स एंड स्पेंसर आया था, तो वो बहुत ही लिमिटेड लेवल पे आया था। ये तो धीरे धीरे कंपनी ने एक्सपैंड किया है। जैसे आप फेरो रोशर्स, अगर आपको पता, कैडबरीज आया जब इंडिया में, तो सब ये सब चीजें फ्लॉप हुई थी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कई कंट्रीज जो होती हैं, जैसे कि इंडिया में भी पहले था, हम स्वदेशी पे फोकस करते थे कि नहीं, हमें अपना इंडिया का ही चाहिए। बट अब फिर लोगों ने अब उसको दे स्टार्टेड बोस्टिंग कि अगर किसी के पास इम्पोर्टेड है तो बस दिखाना और फ्लॉन्ट करना। तो मतलब एक लोगों का परसेप्शन और माइंडसेट चेंज होने में काफी समय लगता है। ठीक है, तो अगर जैसे कि ये कंपनीज भी आई थी, पहले बहुत ही लिमिटेड बिजनेस करती थी अपना। जैसे कि हम लोग जब जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग कोई भी मतलब ब्रांड तो हमें पता ही नहीं था कि होता क्या है, क्योंकि ब्रांडेड ब्रांड्स थे ही नहीं। मतलब इंडिया के ये होता था कि ये अच्छी दुकान, महंगी दुकान है, और ये सस्ती दुकान है, मतलब ठीक लोकल मार्केट की दुकान है। तो जैसे अगर आपको शादी या बाहर पार्टीज वगैरह में पहननी है, तो हम थोड़ी महंगी दुकान का एक दो ड्रेस रखते थे, बाकी सारे लोकल मैम बट मार्केट से यहाँ पे खरीदे वैसे जाते थे। भी जो अगर अगर आप ब्रांडेड शॉप से भी कोई लोगे तो वैसे भी कॉपी मिलता है, रियल तो वैसे भी नहीं मिलेगा हमें। हाँ, तो ब्रांडेड शॉप वैसे में भी भी कॉपी, अगर फॉर लेकिन एग्जांपल इफ आई एम स्पेंडिंग लाइक 20-25,000 का कोई भी मैं अगर प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वो वैसे भी कॉपी है। नहीं, लेकिन क्वालिटी में बहुत फर्क होता है, पता चल जाता है कि यार मैम अगर 2000। आप आईफोन इंडिया का यूज करो, आप आईफोन आप यूएसए का यूज करो, मैम बहुत फर्क है, लिटरली हाँ, बहुत उसमें फर्क है। फर्क है। हाँ, आप देखना, नहीं मुझे वो नहीं दैट पता आई था अवेयर। ये, लाइक हाँ मुझे मेरी मासी ने मुझे बताया कि मतलब लिटरली यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ, नहीं दैट आई अग्री। इवन जो आप ये सोप्स वगैरह को, आप जैसे कोई भी डव चीज वगैरह अगर आप यूज करोगे। इंडिया में यूज कर रहे हो, अगर आप कोई चीज यूएसए में यूज कर रहे हो, मैम बहुत फर्क है, लिटरली क्वालिटी में इतना फर्क है, मतलब क्वालिटी में बहुत फर्क है। हाँ, नहीं नहीं, दैट जब इज इंडियन ऑलवेज मिलावट देयर। ज्यादा होती है ना हर चीज में। इसका पता नहीं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का। आप मतलब कोई एफएमसीजी, कोई शैम्पू वगैरह कुछ भी देख लो, उस सब में आपको फर्क वो दिखेगा। ठीक है, अब लोग ज्यादातर, मतलब मुझे नहीं पता अब आप लोग कैसे करते हो, लेकिन जब हम छोटे थे, हम स्पेशली गफार मार्केट जाया करते थे ये सब चीजें, शैम्पू वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता कि वहाँ पे मतलब नकली प्रोडक्ट होता है या असली प्रोडक्ट होता है, बट वो कहते थे कि ये बाहर से आया था। वहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो फर्क है, पता चलता है। ठीक है, फिर अब आपने जब से कर लिया, तो उसके बाद यू हैव टू इंट्रोड्यूस मॉडिफिकेशंस टू बिजनेस प्रोसीजर्स, क्योंकि जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो आप अपने जिस तरीके से आप ट्रेडिशनली वर्क कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको भी करने पड़ेंगे तब। ठीक है, तो आपको भी अपना माइंडसेट, अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो ये सब मैनेजमेंट को कन्विंस करना, उनको एडवांटेजेस बताना, ये सब आपका काम है। देन कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अब जैसे सपोज आप ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हो, जो आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो या ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जो पूरी दुनिया में चलेगी। तो देखो, सबसे उसके लिए अच्छी चीज है कि सिर्फ वो आप नहीं बनाओगे, आप क्या कर सकते हो, सारी कंट्रीज को, मतलब जो मेजर कंट्रीज है उन सबको इन्वॉल्व करो। सपोज आपने इंडिया को बोल दिया कि आप सेल्स वाला, वेबसाइट का सेल्स वाला पेज आप देख लो, मार्केटिंग वाला पेज आप देख लो, अकाउंट्स वाला पेज आप देख लो। मतलब आपने ये काम भी, सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी डिफरेंट कंट्रीज को डेलीगेट कर दिया। और सबसे मुश्किल होता है कोऑर्डिनेट करना सारी डेवलपमेंट टीम को, क्योंकि आपको सपोज अगर 1 साल के अंदर लॉन्च करना है, तो आपको 1 साल के पहले सॉफ्टवेयर भी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखनी है। कोऑर्डिनेटिंग द रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रमोटिंग लोकल यूजर सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आपने, देखो लोकल यूजर्स जब तक आपको साथ नहीं देंगे, तो तब तक आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो इसलिए धीरे धीरे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट, कोऑप्टेशन, मतलब कोऑपरेशन विद द ऑपोजिशन। जो लोग आपको अपोज कर रहे हैं, आपको उनका भी कोऑपरेशन लेना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें भी मैनेज करनी है। ठीक है, मैम हाँ जी। मैम लोकल यूजर कौन होते हैं? देखो, जैसे अगर अगर आप की कंट्री में है कोई ब्रांड आ रहा, तो आपको उसका बहुत मार्केट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत करना पड़ेगा, और वो भी लोकल कॉन्टेक्स्ट में ही करना पड़ेगा। तभी तो आप हाँ, मैं जैसे एग्जांपल दे रही थी कैडबरी का। तो कैडबरी फ्लॉप हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पे जब कैडबरीज आई थी, जब हम लोग सब छोटे थे, तो हम लोग चॉकलेट्स नहीं खाते थे। हम लोग क्या खाते थे, हम लोग मिठाइयाँ खाते थे।
ज्यादा से ज्यादा टॉफीज खाते थे। ठीक है, और वो भी कौन सी होती थी हमारे, शायद हम जब छोटे थे तो पार्ले जी खाते थे, मतलब टॉफीज भी डिफरेंट वाली थी, मतलब ये वाली टॉफीज नहीं थी। चॉकलेट्स तो बिल्कुल भूल ही जाओ। ठीक है, तो अब जब ये कैडबरीज आई तो वो फेल हो गई थी, क्योंकि हम लोग नहीं खाते थे, हमें आदतें नहीं थी। ठीक है, तो अब उसने कैसे बनाया, जैसे अगर आप देखते हो कि आप आज भी राखी या टिक्का आता है तो वो कुछ मीठा हो जाए, है ना, तो वो दिखाने लग गया कि ये तो मीठा होता है। जैसे मतलब जैसे जो चॉकलेट अगर आप देखोगे तो इट इज नॉट मीठा एक्चुअली, मतलब वो अजीब सा ही टेस्ट होता है अगर आप हमारी मिठाइयों से कंपेयर करोगे। एंड अगेन इट इज सो सरप्राइजिंग कि मतलब मुझे तो अब चॉकलेट्स वगैरह फिर से अब मेरा वो फेस है कि मुझे नहीं पसंद। मुझे मिठाई पसंद है, कि इंडिया की कोई भी मिठाई खिला दो मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे चॉकलेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप देखोगे कि इंडिया की मिठाइयाँ इतना खराब नहीं करती बॉडी जितना बाहर की ये चॉकलेट्स करती हैं, दांत वगैरह खराब, मतलब आई मीन। ठीक है, तो लेकिन तो इन्होंने इसको हमारा हमारी रियल हमारी डेली लाइफ का पार्ट कैसे बनाया कि ये शुभ होता है तो हमें चॉकलेट खानी है, ऐसे बार बार वो हमारा माइंडसेट बनाया। ठीक है, इसको इतना ज्यादा मार्केट किया, इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाई कि आपको लगे कि अधूरा है त्योहार इसके बिना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैसे पिच करना है एक नॉर्मल इंसान को, कितना प्राइस रखना है ताकि हर कोई खरीद के एक बार टेस्ट करे। ठीक है, अब वो क्यों चली, क्योंकि उसका टेस्ट डिफरेंट था। उन्होंने वो इस तरीके से पिच किया कि भाई ये तो बहुत मॉडर्न है और हम लोग नहीं खा रहे तो हम मॉडर्न नहीं है, हम फोमो जैसे कहते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो वो क्रिएट कर, तो इस तरीके से ब्रांड ने अपने आप को वो करा। अब आप उन्होंने एक्चुअली अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था, अब देखो जब एमएनसीज आई तो उनके जो ब्रांड्स थे वो बहुत महंगे थे। हम चाहकर भी इतने महंगे ब्रांड्स नहीं ले सकते थे, कपड़ों के हो गए या डेली लाइफ यूज के हो गए, क्योंकि हमारी इंडियन फैमिली का स्ट्रक्चर क्या था कि देयर वाज, जब हम लोग छोटे थे तो ओनली द फादर वाज अर्निंग एंड पूरी की पूरी फैमिली एक ही इनकम पे रेस्ट करती थी, हम सबकी एजुकेशन, मदर वाज ऑलवेज देयर एट होम टेकिंग केयर। तो लेकिन अब महंगाई मैम कैसे अब बढ़ी, nowadays everyone is like if 5 members are then 5 are earning. और वो भी नहीं पैसा कम पड़ता है, ये उसमें भी Yes खर्चे ma'am, ज्यादा है। because मैम एक्चुअली लाइफस्टाइल लोगों का वैसा हो गया ना लाइक हाँ, तो ये लाइफस्टाइल ऐसा क्रिएट जबरदस्ती किया गया हमें दिखा दिखा के कि हमें ये करना है। आज भी अगर एक सिंगल हैंडेड हो तो वैसे गुजारा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आराम से, मतलब बेसिक नीड्स आज ही पूरी होती हैं। ठीक है, ये बट हम लोगों को स्कूल में पढ़ना है, बच्चे को पढ़ाना तो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना है। yes ma'am, अब like we are तो like people are very fond of luxury nowadays. They don't हाँ, तो want वो any basic necessity. नहीं भी है तो लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए वो करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें के वजह से मतलब एक्चुअली वो प्रॉब्लम की जड़ बन गई हमारे। अब यहाँ पे आजकल बच्चों को भी मोबाइल फोन नहीं चाहिए, हम लोग अभी आज की डेट में भी 10 15 20 हजार रुपए तक के फोन से फिर भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को चाहिए तो आईफोन जो स्कूल कॉलेज जाएंगे, वो भी क्योंकि मैम उनको लेटेस्ट। वो आपने देखा होगा कि जब वो आईफोन रिलीज हुआ था, अभी जो नया 17 आया था या 16 आया था, अभी जो भी आया Yes था, ma'am, yes. 18 वो आया था लाइनें मैम। लगी हुई हैं, रात रात को लाके लाइनों में खड़े हैं, और वो भी इतना बकवास फोन के लिए। मैम ये लाइक इंडिया, मुझे तो लाइक मैम कुछ नहीं, क्योंकि एक जिस कैमरे का ही मॉडिफिकेशन होता है, अंदर तो सब कुछ सेम ही है मैम। हाँ, यस मैम। इनफैक्ट वो मैंने सुना था कि आईफोन, ये जो नया आईफोन है वो बेकार भी था, वो रस्ट हो जाता था या पता नहीं क्या, यस मैम, उसकी यस। बॉडी में प्रॉब्लम है शायद। अ, ठीक है, फिर और यही से हटाती हूँ। ये सब हम कर चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटिंग। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम एक ये थी जो मैं करना भूल गई थी। अब कई जैसे देशों में विंडोज यूज होती है बहुत ज्यादा, लेकिन कई देश होते हैं जो विंडोज को बिल्कुल पसंद नहीं करते, प्रोप्राइटरी सिस्टम को पसंद नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं लाइनेक्स यूनिक्स। ठीक है, कई लोग हार्डवेयर आईबीएम का रन करते हैं, कोई ओरेकल का रन कर रहा है, कोई सन सिस्टम्स का, जो सन को क्या है, यही हो गया, एचपी का कोई यूज करता है। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिफरेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो इन सबको इंटीग्रेट करना हर कंट्री के हिसाब से एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। कनेक्टिविटी की हम बात कर चुके हैं। कुछ लोग वीपीएन्स बना के इंटरनेट यूज करते हैं, इंट्रानेट से ही करते हैं, एक्सट्रानेट्स बनाते हैं, कुछ लोग का पब्लिक का इंटरनेट ही यूज करते हैं। तो ये सब चीजों को फैक्टर को आपको देखना पड़ता है। अब बहुत देश ऐसे हैं जैसे कि चाइना, सिंगापुर, ईरान, सऊदी अरेबिया,
ये देखो जो जो जहाँ की गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो पूरी इंटरनेट पे खैर अब यहाँ पे ये यूएस कभी अपना नाम नहीं आने देगा, लेकिन यूएस भी यही काम करता है। पूरा वो ट्रैफिक पे कौन क्या मैसेजेस भेज रहा है ना, वो सब बहुत ही क्लोज मैम मॉनिटर होती इवन है की लाइक क्लोजली। जो ये हम टीम्स पे क्लास हो रही है वो भी पूरा ट्रैक कर सकते हैं, वो कितने मेंबर्स हाँ थे, कब लॉगिन हुआ, कितने जिन्होंने लॉगिन किया, कब मैसेज डिलीवर हुआ, हाँ कितने सेकंड्स में, कितनी फ्रिक्वेंसी में मैसेज डिलीवर हुआ, तो सब कुछ मॉनिटर हो सकता है। भाई ये तो वैसे भी हम्म। होता है ना, अगर जो ओनर होगा उसके पास पूरी रिपोर्ट्स जाती है एट द एंड ये लेकिन तो एंड ऑफ द देखो वैसे सेशन। भी हो गई। रिपोर्ट जाने की बात नहीं, पर आप मतलब आप लिटरली पीपन करते हो, जैसे गवर्नमेंट को, इंडिया में गवर्नमेंट को ये हक नहीं है कि वो खैर करती इंडिया की गवर्नमेंट भी होगी, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा की बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। ये तो ओपनली बोलते हैं कि हम देखते हैं, जैसे चाइना में तो आप देखो कि जो न्यूज़पेपर है वो सब कुछ मैन्युफैक्चर, सब कुछ गवर्नमेंट की कंट्रोल के अंडर है। अब यस यस। ठीक है, तो अब कुछ देश होते हैं जो सोशलिस्ट आइडिया पे हैं, जैसे चाइना, कुछ लोग कैपिटलिस्ट होते हैं, कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। सोशलिस्ट में क्या होता है कि आपको ज्यादातर जो बेनिफिट्स है वो पब्लिक को देना है। कैपिटलिस्ट सारा का सारा कैपिटल मतलब जो बिजनेसमैन है कैपिटल वो होल्ड करके रखना है, प्रॉफिट बेस्ड ये है। मिक्स्ड में दोनों चीजें चलती दोनों हैं। के मिक्स के रहते हैं। हम्म। तो ये सब चीजों को भी ध्यान में देना होता है। सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन, ये सॉफ्टवेयर जो होता है, जो कई एमएनसीज होती हैं, फिर कई चीजों में इतना रिजिड हो जाता है कि वो कहते हैं कि ठीक है आप लोकली सॉफ्टवेयर भी अपने बना लो, लेकिन जिस सपोज अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, आपकी मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी एक इंडिया में है, एक सपोज चाइना में है, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप अपना सॉफ्टवेयर खुद अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से बना लो, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी न कम है, या तो आप पूरा टोटली अपने हिसाब से बना लो। लेकिन जो कलरिंग स्कीम है, जैसे अगर आपने देखा होगा कहीं आप जैसे जाते हो, सपोज से आप वो निर्मलास की उस पे जाते हो, आउटलेट पे जाते हो, अगर आप चाहे रजौरी गार्डन में चले जाओ, चाहे आप कहीं किसी मॉल में चले जाओ, तो उनकी जो कलरिंग स्कीम और अंदर का जो आर्किटेक्चर रहेगा उनका वो इंटीरियर, डिफरेंट वो होता सेम है ना। रहेगा, ताकि देखने में बिल्कुल सेम लगे। तो इस तरीके की फिर आप वो हम्म, स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो कि जहां पर बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता है। अब जैसे जो जो सॉफ्टवेयर अब जनरल पब्लिक ने, जैसे अब मैकडोनल्ड का अगर जो सॉफ्टवेयर है वो कौन यूज कर रहा है, जो बिलिंग कर रहे हैं, वो लोग कोई बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स तो होते नहीं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, 10वीं ये 12वीं पास वाले भी वो कर सकते हैं। तो अब उनको क्या चाहिए मैम लाइक कि नाउ अब तो मैम स्पीड वो हो। भी हट गया, अब आप सीधे जाओगे टैप करोगे तो मतलब एक स्क्रीन खुल जाएगी, उसी में आपको हाँ ऑर्डर देना है, बस आपको जस्ट वहां पे एक और टू पर्सन है। लाइक पहले तो होता था हाँ लाइक 6 7 की उनकी टीम होती थी, लाइक कोई सर्व कर रहा है कोई, अब तो सिर्फ एक ही है कि आपको उसी में टैप करके उसी में जस्ट आपको सेल्फ सर्विस वाला हम्म, सिस्टम कर दिया पूरा। हाँ। ऑर्डर पेड करना है अच्छा बस। अच्छा। ये तो मतलब तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप अपने, क्योंकि अब देखो जैसे आप ये एग्जांपल दे रहे हो, तो ये अब कौन, लोकल लोग ही यूज कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है कि हर इंसान, बहुत ही बच्चा भी यूज कर सकता है, और हो सकता है कि कोई रूरल एरिया में भी के लोग भी हों। तो फिर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बहुत ही स्पीड पे और मिनिमम, मतलब जैसे बहुत हैवी सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है इसके लिए, तो वो आप लोकल बनवा सकते हो स्टडी करके। फिर लास्ट इसका ये है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, अच्छा, कि ये ईडीआई के बारे में पूरा है, वो अभी हम पढ़ते हैं आगे। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब देखो कुछ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखो जैसे आप B2B अगर आप कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस है, सपोज अगर आप अपने मतलब अगर हम बात करें, तो आप अपना नेट खुद का एक्स्ट्रा नेट क्रिएट कर सकते हो। द पार्टनर्स मे बी फ्रॉम द सेम कंट्री और फ्रॉम सेपरेट मैम नेशंस। अभी लाइक जो तुम, जैसे मैंने आई लाइक आई रेड द न्यूज कि लाइक इवन DU इज प्लानिंग फॉर द डिजिटलाइज अटेंडेंस फॉर द स्टूडेंट्स। हाँ जी, पर वही वो ना पहले कई बार ऐसा प्रपोजल आ चुका है, लेकिन वो जितनी बार भी आया फेल हो गया, क्योंकि आप अपने सत्याग्रह भवन में ही देखो, जो पीछे के रूम्स है वहां पे इंटरनेट ही नहीं चलता। ठीक है, ड्यू के बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा है कि वाईफाई नहीं चलता, नहीं आती, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो सॉफ्टवेयर तो बना हुआ है। ठीक है, फिर अगर आप बिजनेस के करो तो यू नीड सम ग्लोबल सिस्टम्स। EFT क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जैसे अगर आपने देखा हो कि आप अगर सिटी बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है, या HSBC का है, तो आप कहीं से भी आपके जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, तो ये सब इंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड मैसेजिंग, शेयर डेटाबेसेस, वर्चुअल कॉर्पोरेशन, मतलब यहाँ पे आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स। तो ये सारे सिस्टम्स आप बनाते हो अपने ग्लोबल सिस्टम में, ये फीचर्स देते हो।
सेकेंड, मैं उसी पेज पे आती हूँ। ठीक है, EFT मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ग्रुप वेयर यानी कोलैबोरेशन के लिए अगर आप सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो फीचर्स दोगे, मैसेज करने के फीचर्स दोगे, डेटाबेस जहां पर आप अपनी सारी डिटेल्स शेयर करोगे, हाँ जैसे एम्प्लॉइज हो गए, कस्टमर्स हो गए, जो भी आपने मतलब कमिट कर रखा है। फिर वर्चुअल कॉर्पोरेशन, जैसे कि आप जो भी अपने रिसोर्सेज शेयर करने हैं उसी बारे में। ये EDI के बारे में एक बार पढ़ लेना, ये लास्ट टॉपिक ही हम रखेंगे। EDI में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मतलब अभी क्या करते हैं, हमें कोई भी पेपर चेंज करना हो, एक्सचेंज करना होता है तो हम सीधा स्कैन करके भेज देते हैं। ठीक है, तो दैट इज यू आर एक्सचेंजिंग अ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। तो बिजनेस में हम यही करते हैं, जैसे इनवॉइस हो गया, इन्वेंट्री हो गया, कोई आपने कोटेशंस मंगानी है, ऑर्डर देना है आपको, इनवॉइस, कोटेशंस, लोन एप्लीकेशन, ये सब आप EDI के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यूज करते हो। आप पेपर डॉक्यूमेंट्स अब यूज नहीं करते हो, स्पेशली ये मैंडेटरी हो गया जब आप ग्लोबल बिजनेस में वर्क करते हो। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? एक तो सेफ पेपर डॉक्यूमेंट, कागज सेव करता है, इंप्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी। आपका कागज गुम सकता है, जल सकता है, लेकिन आपने एक बार एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली तो बहुत ही जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, रिड्यूस्ड एरर्स। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव ट्रेसेबिलिटी। आपको पता है जैसे अगर आपने एक ईमेल भेजी हुई है तो कल को क्या होता था, हम पेपर डॉक्यूमेंट में बोलते थे कि हमने तो आपको दिया था, आपने नहीं दिया, आपने मिसप्लेस कर दिया, या हमने जानबूझ के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपने एक पेपर डॉक्यूमेंट अगर एक्सचेंज किया तो उसके इट इज ऑलवेज ट्रेसेबल। आप देख सकते हो कब किसने किसको दिया है, क्यों दिया है। ठीक है, पूरी रिपोर्ट्स मैम जनरेट होती बिकॉज हैं। ऑफ EDI। हाँ जी। फिर सपोर्ट्स पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए दैट इज रेडिली अवेलेबल। एक्स्ट्रानेट आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, व्हेन टू कंपनीज आर वर्किंग टुगेदर, वो अपना इंट्रानेट को कंबाइन करके दे फॉर्म एक्स्ट्रानेट, वहां पर सारी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स्ट्रानेट्स लाइक एक्स्ट्रानेट। ये कब बनता है, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करें तो उस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी आपको टूल्स, एप्लीकेशंस, जो भी आपको चीजें चाहिए वो सब आप सिर्फ उसी के लिए एक्स्ट्रानेट बना रहे हो। लॉजिस्टिक एक्स्ट्रानेट, जैसे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए चाहिए, सपोज अगर आपने एक एक्स्ट्रानेट बनाया सप्लायर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स के बीच में, तो जो भी आप लोगों को उस वक्त चाहिए उस पर्पस के लिए, आप सपोज जैसे कि अगर Amazon है तो इट इज लाइक लॉजिस्टिक एक्स्ट्रानेट। जैसे आप सोच सकते हो कि सप्लायर्स भी वहीं पर हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे इंडिया मार्ट हो गया बेसिकली, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन एक्स्ट्रानेट। आप Amazon को इसमें यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे कि छोटे बिजनेस अपना जो एक्स्ट्रानेट है वो इंटीग्रेट कर देते हैं ग्लोबल बनने के लिए। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, जो भी है वो उस एक्स्ट्रानेट पे वो सर्विसेज डाल देती हैं। डाल देते हैं। फिर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन हब, जैसे कि अगर जैसे कंसल्टेंसी बेस्ड कंपनीज होती हैं, वो क्या करती है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन उस एक्स्ट्रानेट पे डालती हैं। और वो जैसे सपोज आपके 50 क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो उस एम्प्लॉय सर्विसेज को देखती हैं कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं और उसको CV को फिल्टर करके हायर कर लेती हैं। उसी तरह वी कैन हैव एन एक्स्ट्रानेट फॉर फाइनेंशियल डेटा, जहां पर आप शेयर कर सकते हो सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इट इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल, फाइनेंशियल जो सब चीजें होती हैं आप वहां पर एक्स्ट्रानेट पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद कस्टमर, सारे अपने कस्टमर्स का डेटा आप शेयर करते हो ऑन कस्टमर प्लेटफॉर्म दैट इज शेयर्ड वाया द एक्स्ट्रानेट। बेनिफिट्स क्या होते हैं? मैक्सिमाइज नॉलेज शेयरिंग, दो कंपनीज अपना नॉलेज शेयर कर सकती हैं, डेटा सिक्योर रहता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, क्योंकि उन दो कंपनीज के अलावा और कोई नहीं देख सकता, उसे एक्सेस कर सकता। रियल टाइम अपडेट्स, जैसे कि कोई भी नया एम्प्लॉय आया या नया कस्टमर आया, आप सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अपडेटेड रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ये टॉपिक रिड्यूस सिलोस, आपको मतलब कि बेकार का काम नहीं होता और आप फोकस करते हो जो भी आपका काम मैंडेटरी होता है। कीप एवरीवन अकाउंटेबल, कल को अगर कोई डेटा चोरी होता है तो आपको पता है कि वो एक्स्ट्रानेट कौन कौन लोग एक्सेस कर रहे थे, सो ओनली दे हैव टू बी, सो दे आर कॉशियस, क्योंकि वो आराम से पकड़े जाएंगे अगर कुछ भी डेटा थेफ्ट होता है तो। ठीक है, एज कम्पेयर टू इन पब्लिक नेटवर्क। XML आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप कोडिंग नहीं कर रहे हो। यहाँ पे बेसिकली XML क्यों दिया हो गया है, क्योंकि XML HTML का ही एक सुपर सेट है, जिसे कुछ टैग्स, या छोड़ो इसको आप,
कि हम वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। वेब सर्विसेज एक बार पढ़ लेना, इट इज नॉट नेसेसरी। वेब सर्विसेज क्या होते हैं कि एपीआईज यूज करते हैं। देखो सपोज जैसे कि अगर आपको ट्विटर से डेटा उठाना है टू फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, आपको देखना है कि ट्विटर पे लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बातें कर रहे हैं या आपकी सर्विसेज के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बस ट्विटर का एक एपीआई कॉल करनी है। एपीआई का कोई फंक्शन कॉल करना है बस, ठीक है। तो आजकल ज्यादातर कंपनीज अपने एपीआईज ऑफर करती हैं। आपको बस उसे खरीदना है और अपना काम करना है यूज करके। जैसे कि अब अगर मैं एसओएल का एग्जांपल दूं, हमारे पास एसओएल में एक प्रज्ञान पोर्टल है जहां पर आप लोग सब आईए दोगे। फिर एक यूनिवर्सिटी का वो सिस्टम है जहां पर सारे बच्चों का मार्क्स वगैरह स्टोर होते हैं। तो क्या होता है, हमारे एसओएल के डेटाबेस में से यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में सारा का सारा डेटा अपलोड होता है यूजिंग एन एपीआई वेब सर्विस। हमें सिर्फ वो फंक्शन कॉल करना है, ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटा है वो वहां पर कॉपी हो जाएगा। इंस्टेड हमारे 5 लाख बच्चे हैं, तो हम 5 लाख बच्चों का मैन्युअली तो एंटर नहीं करेंगे ना, हम सीधा एक एपीआई एक फंक्शन कॉल करते हैं और वो सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। सो दीज आर कॉल्ड एपीआईज। आजकल ज्यादातर कंपनीज अपना एपीआईज बेचती हैं, बना देती हैं। आपको सिर्फ उसे एक इंटरफेस है, आप उसे अपने सिस्टम में डाल लो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल क्या दूं नॉन प्रोग्रामर्स को एपीआई का, एक तो ट्विटर का दे दिया। और कोई एग्जांपल, हाँ सपोज जैसे कि अगर आप ये ओटी, अब आप देखो सपोज अगर कोई वेबसाइट बना, आपने अपना कोई मोबाइल ऐप बनाया, ठीक है। अब जैसे ओला उबर का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मोबाइल ऐप है, ठीक है। अब आपने यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, तो आपको किसी को कैसे ऑथेंटिकेट करोगे? आप उसके आधार कार्ड के हिसाब से कर सकते हो, है ना। किसी भी इंडियन कस्टमर को अगर आपको ऑथेंटिकेट करना है तो द बेस्ट वे इज कि आप उसको बोलो कि अपना आधार आधार नंबर, कार्ड, यस है ना, आधार नंबर दे दें। अब आधार नंबर जब आप देते हो तो आपके पास आधार का डेटा नहीं है, आधार का डेटा सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट के पास है। लेकिन यस इंडिया की मैम, गवर्नमेंट क्या बोलती है, वो आपको एपीआई देती है कि अगर आपको आधार कार्ड से चेक करना है तो आप हमें वो आधार नंबर दो। आधार नंबर से वो अपने आप चेक करके बताएगा कि ये पर्सन का नाम और फोन नंबर ये सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं। तो आप सिर्फ एपीआई कॉल करते हो, आप उनकी सर्विस यूज कर रहे हो, लेकिन आपको वो डेटा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो सपोज अगर आप किसी एआई एप्लीकेशन में आप चैट जीपीटी पे करते हो तो वो आपको बोलती है, आपके 2 ऑप्शन देती है, या तो आप हमारे यहाँ पे रजिस्टर करो या फिर आप गूगल के थ्रू आप लॉग इन करो। जब आप गूगल के थ्रू लॉग इन करते हो तो वो क्या कहता है, अपना यूजर नेम डालो और पासवर्ड डालो। जब वो पासवर्ड, यूजर यस नेम और पासवर्ड बोलता है तो गूगल उसको आपका पासवर्ड नहीं दे देता है कि हाँ उसने, अच्छा जैसे सपोज का पासवर्ड XYZ है, हाँ इसका पासवर्ड ये इसका XYZ था, वो आपको बता नहीं रहा। गूगल कहता है कि आप मेरे को दो, मैं चेक करके बताता हूँ। तो गूगल चेक करता है और वो आपको बताता है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। वो आपको सिर्फ रिजल्ट देता है, आपको डेटा नहीं देता। सो दैट इज कॉल्ड एपीआई। दीज आर वेब सर्विसेज। तो आजकल जो भी कंपनीज हैं वो अपनी वेब सर्विसेज देती है, ना कि आपको अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन देती है। बस इतना ही कर लो। ये बाकी आप यहाँ तक ये ईडीआई तक ही पढ़ना ये चैप्टर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, आप लोगों के लिए नहीं है। मैम। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ओके मैम। अब जैसे कोई बच्चा आएगा हमारे पास क्वेरी करेगा कि हमारे मार्क्स बता दो, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को डेटा सेट नहीं उठा के दे देंगे, हम बस उसका नंबर लेंगे और उसका मार्क्स खुद फेच करके खुद उसको बता देंगे ताकि वो हमारे सिस्टम को एक्सेस ना करे। सो दैट इज कॉल्ड एपीआईज, ठीक है। एपी चलो ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7 चैप्टर पढ़ेंगे। 7 चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम लोग थोड़ा प्लीज कोशिश करना कि जल्दी टाइम से आ जाओ, ठीक है। यस। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, Thank गुड you. इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम।